हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, आज हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है। 9.1 एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वेर्नर्स पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे जो वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है तो उसी के ऊपर बेस करके हमें एक्सप्लेन करना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। ये जो वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप समझना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग है वही मैंने डिस्कस किया है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। The different postulates of Werner's coordination theory are as follow। तो यहाँ पे जो Werner's coordination theory का जो postulates है, जो मेन postulates है वो हमने लिखे हैं। देखो मैंने क्या लिखी है। फर्स्ट postulate देखो, in complex compound the central metal atom or ion exhibits two types of valencies। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और आयन हो सकते हैं वो क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। तो देखो पहला वैलेंसी क्या है, पहले वाला देख लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज़ इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम और आयन। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तो उसका सेम होता है ये प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा पॉइंट देखो, इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और एनायंस। एक किससे सेटिस्फाई होता है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नेगेटिव आयंस होते हैं उससे सेटिस्फाई होते हैं। और क्या देखो तीसरी पॉइंट, इट इज़ आयोनाइजेबल। मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे तो ये जो नेगेटिव आयंस जो सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को वो आयोनाइज हो जाते हैं। और चौथा देखो, इट इज़ शोन बाय ब्रोकन लाइन। तो जब हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को कैसे शो करेंगे, बाय ब्रोकन लाइन। यहाँ पे ब्रोकन लाइन से हम उसे दिखाएंगे। अब दूसरा देखो, ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी। अब दूसरा आ गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इट इज़ इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो वहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी किसका होता था इक्वल, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का इक्वल होता था प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका इक्वल क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। हम आगे जाके इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट मे बी सेटिस्फाइड बाय एनायंस, कैटायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो वो जो प्राइमरी वैलेंसी था वो सिर्फ नेगेटिव आयंस और एनायंस के द्वारा सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी ये तीनों को द्वारा सेटिस्फाई होता है। एक हो सकते हैं एनायंस, दूसरा हो सकता है कैटायंस और तीसरी क्या हो सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये तीनों के द्वारा सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। मतलब ये आयोनाइजेबल नहीं है। इट इज़ शोन बाय सॉलिड लाइन। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हम सॉलिड लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, वो था पहला पोस्टुलेट। अब देखो दूसरा पोस्टुलेट क्या है, द अटैचमेंट बिटवीन द मेटल एंड द स्पीसीज व्हिच सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज इज शोन बाय अ कॉम्बाइंड सॉलिड ब्रोकन लाइन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज क्या हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो स्पीसीज में जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं सॉलिड ब्रोकन लाइन्स। कॉम्बाइंड लाइन क्या होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, दूसरे क्या है ब्रोकन। ये दोनों एक साथ हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो मैंने जो अभी कहा है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COCl3.5NH3 द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट एटम इन दिस कंपाउंड इज 3। यहाँ पे कोबाल्ट का क्या है,
प्राइमरी वैलेंसी कितना है 3। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी हमने अभी भी पढ़ा है तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर का सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, इसलिए इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो कितना होगा 3 एंड इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आयंस। क्योंकि नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आयंस क्या है क्लोराइड आयन, तो 3 क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई होता है। द अटैचमेंट ऑफ दीज आयंस विद कोबाल्ट 3+ इज शोन बाय ब्रोकन लाइन्स। तो इसीलिए ये जो अटैचमेंट होता है कोबाल्ट 3+ के साथ ये जो क्लोराइड आयंस का, इसको हम कैसे शो करते हैं ब्रोकन लाइन से। अब देखो द ट्रीटमेंट ऑफ दिस एमीन विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 प्रेसिपिटेटेड बाय 2 क्लोराइड आयंस एज AgCl। तो अब जब हम ये जो कॉम्प्लेक्स को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को द्वारा ट्रीट करेंगे तो हमें किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या है COCl3.5NH3। तो इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा देखो COCl.5NH3 प्लस 2Cl-। तो देखो AgNO3 से हमें क्या मिलेगा Ag+ और यहाँ पे क्या है Cl-, तो Ag+ एंड Cl- एक साथ मिलकर क्या बन जाएगा AgCl। तो यहाँ पे 2 मोल AgCl का पीपीटी हमें मिलेगा। अब देखो द प्रेसिपिटेशन ऑफ 2 क्लोराइड आयंस इंडिकेट दैट 2 Cl- आयंस आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमको पता ही है, वो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं वो इजीली आयोनाइजेबल होते हैं। हमें यहाँ पे देखो 2 Cl- मिला है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 2 Cl- है क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। एंड द रिमेनिंग 1 Cl- एंड 5 NH3 आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड जो एक क्लोराइड आयन रह गए हैं और जो 5 NH3 मॉलिक्यूल्स रह गए हैं वो क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। और जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो क्या करते हैं, वो क्या सेटिस्फाई करेगा द सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, व्हिच इज शोन बाय सॉलिड लाइन, जो सॉलिड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे। दस इट कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 Cl और बाहर क्या आ जाएगा Cl2 एंड इज शोन इन फिगर बिलो। एवं इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या है सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या है यहाँ पे देखो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या था 2 क्लोराइड आयंस, इसीलिए हम इसे ब्रोकन लाइन से दिखाया है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लोराइड है एक, तो यहाँ पे जो एक Cl- है ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को प्लस प्राइमरी वैलेंसी दोनों को। यहाँ पे जो 5 NH3 मॉलिक्यूल्स है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस क्या है प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे 5 NH3 मॉलिक्यूल्स एंड 1 क्लोराइड आयन क्या कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसे हम सॉलिड एंड ब्रोकन लाइन से दिखाया है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखी भी है इन दिस स्ट्रक्चर 1 क्लोराइड आयन इज अटैच्ड विथ कोबाल्ट एटम बाय अ कॉम्बाइंड सॉलिड ब्रोकन लाइन बिकॉज ऑफ सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमने हमें भी कहा था कि जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन है क्या दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसे सॉलिड ब्रोकन लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ
NH4 solution in 1:1 molar ratio gives the taste of Fe2 plus ion. But CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the taste of Cu2 plus ion. Explain why. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा है कि जब FeSO4 सॉल्यूशन को हम NH4 सॉल्यूशन के साथ 1:1 मोलर रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमें जो टेस्ट Fe2 प्लस आयन का टेस्ट हमें मिलेगा। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम एक्वस एमोनिया के साथ 1:4 मोलर रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमें Cu2 प्लस आयन्स का कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हमें वहाँ पे Cu2 प्लस आयन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा क्यों। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के डर मत जाना। देखो आंसर देखो तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। When FeSO4 solution mixed with NH4 solution in 1:1 molar ratio we get a double salt named as Mohr salt। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये डिस्कस किया था। तो अगर आपको डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है पता नहीं है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, जो FeSO4 सॉल्यूशन वो NH4 सॉल्यूशन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या है, मोर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। तो हमें पता ही है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट इजीली आयोनाइजेबल होते हैं। देखो यहाँ पे मोर सॉल्ट क्या है, FeSO4.NH4L2SO4.6H2O। तो ये रहा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, एज डबल सॉल्ट आयोनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन इट डिसोसिएट्स एज फॉलोज। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, आयोनाइजेबल होते हैं। तो जब हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया है तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, देखो क्या देगा, दे रहा है Fe2 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन्स एंड SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पे देखो Fe2 प्लस आयन मिल रहा है, यानी कि अगर हम इसका Fe2 प्लस आयन्स है कि नहीं है ये हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल ही रहा है Fe2 प्लस आयन, मतलब यहाँ पे Fe2 प्लस आयन्स है। मतलब इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि इसमें Fe2 प्लस आयन्स है। या हम यही भी कह सकते हैं NH4 प्लस आयन्स है, SO4 2 माइनस है। NH4 प्लस आयन्स का भी टेस्ट देगा, SO4 2 माइनस आयन्स का भी टेस्ट यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ हमें पूछा गया है कि Fe2 प्लस आयन्स का टेस्ट देता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से Fe2 प्लस आयन्स हमें मिल रहा है, यानी कि Fe2 प्लस आयन्स का टेस्ट देगा। यहाँ पे लिखिए, इन डिसोसिएशन वी गेट Fe2 प्लस आयन, दस इट गिव्स द टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस आयन। अब नेक्स्ट वाला देखो, बट व्हेन CuSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया इन 1:4 मोलर रेशियो it gives a complex compound टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 1:4 मोलर रेशियो में तो हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें क्या कॉम्प्लेक्स मिलेगा, टेट्राएमिनो कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर का रेशियो क्या है 1 और NH3 का क्या है 4, यानी कि 1:4 रेशियो। तो यहाँ पे हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो इन दिस कंपाउंड C2 प्लस इज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये क्या है, जो Cu2 प्लस है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन और जो स्फीयर्स, तो वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसीलिए हमें क्या नहीं मिलेगा, हम अगर इसे डिसोसिएट करेंगे तो हमें सिर्फ SO4 2 माइनस आयन से मिलेंगे, हमें कॉपर 2 प्लस नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ से कॉपर 2 प्लस का टेस्ट नहीं मिलते हैं। इसीलिए वी कैन नॉट गेट Cu2 प्लस आयन, सो इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन। इसीलिए कॉपर 2 प्लस आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।